हाँ जी बेटा, पहले डाउट्स। Which question? No doubts? Good evening, sir. Good evening. Question number 18 18. and 52. In food chain, small carnivores fall at। तो बेटा फूड चेन में पहले आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हर्बीवोरस होते हैं, और उसके बाद कार्निवल्स आते हैं ना। तो कार्निवोरस जो है वो आपका थर्ड, स्मॉल वन फॉल्स एट थर्ड, और जो लार्जर वन है वो दे विल फॉल एट फोर्थ। Sir, second दे रहा था। सेकंड गलत दिया हुआ है, करेक्शन। ओके, which question you are saying? 52nd. Study the following graph. Which of the following could lead to decrease in water snails? तो यहाँ पर वाटर स्नेल की पॉपुलेशन जो है वो किस वजह से रिड्यूस हो सकती है? नंबर वन इज डिक्रीज इन हाइड्रीलिया पॉपुलेशन। तो बेटा ऑफ कोर्स हाइड्रीलिया कम होगा, फूड कम होगा, तो पॉपुलेशन रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है। नंबर टू इज इंक्रीज इन फिश पॉपुलेशन। ठीक है, अगर फिश जो है वो ज्यादा हो जाएंगी, सो दे विल ईट more water snails and the population will reduce. R is decrease in kingfisher population. अगर किंगफिशर की पॉपुलेशन बेटा डिक्रीज हो गई तो फिश की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और वाटर स्नेल की डिक्रीज हो जाएगी। नंबर फोर, इंक्रीज इन ड्रैगन फ्लाई पॉपुलेशन। अगर ड्रैगन फ्लाई इंक्रीज हुआ तो वाटर स्नेल विल डिक्रीज। Okay, sir. Okay, any other question? सर ड्रैगन Fifth. फ्लाई वाटर स्नेल कैसे खाएगा? वो मुझे नहीं पता भाई, ड्रैगन फ्लाई निम्फ क्या होता है, वी नीड टू चेक, है ना। बट फ्लो चार्ट को देख के हम उस पर वर्क कर रहे थे। Sir, 55th and 61st. 55th। Sorry, 55th नहीं 61st. ओके, एक मिनट हो गया है ना। सर 55th भी है। हाँ जी, कीर्ति बेटा आपने अटेंड नहीं किया क्विज? कीर्ति आप बेटा नदीम भैया को कांटेक्ट करो, है ना, और सेंड अ मैसेज टू मी, गेट एन आईडी एंड डू अटेम्प्ट क्विज। भाई सभी क्विज अटेम्प्ट करें, दिस इज नॉट फेयर, है ना। हार्डली 20% हैव अटेम्प्टेड द क्विज। श्रेया आपने भी नहीं किया है। भाई क्या हो क्या रहा है, इतनी क्विज मिस हो रही है। आन्या शर्मा माइक पर आओ बेटा, आपने क्यों नहीं किया अटेम्प्ट? ओके, फ्रॉम माय साइड if you will say, है ना, for everyone, है ना बेटा, if you will say sir I find this chapter to be too easy to attempt, I am okay with that, ठीक है। but if your excuse is sir I was feeling too lazy to attempt, that's wrong, ठीक है। तो please for everyone, है ना, do attend it, तो everyone, है ना, it's you can see the difference in sincerity, मतलब few students they are always attending the quiz और बाकी जो attempt ही नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए? प्लीज गिव मोर टाइम। सिद्धांत आपको कितना टाइम लगा बेटा क्विज अटेम्प्ट करने में?
सर 45 मिनट्स तीनों करके। तीनों क्विज मिलाकर 45 मिनट्स। अब इसमें भी और टाइम की कहाँ और किस लिए जरूरत है? चलो भाई, दिस इज नॉट फेयर है ना। चलो जिन्होंने की है दे शुड नॉट बी एट द लूजिंग एंड। हाँ जी, विच क्वेश्चन यू आर सेइंग? 57 61st 61st. In the diagram shows the flow of energy through an ecosystem. The smallest and largest amount of energy is shown by which arrow? ठीक है, ये डायग्राम जो है बेटा फ्लो ऑफ एनर्जी दिखा रहा है। अब सबसे ज्यादा एनर्जी तो यहाँ से ही आ रही है, बट इसकी तो नंबरिंग ही गिवन नहीं है। लेट्स से यहाँ पर जो है आपका 10,000 जूल थी, ठीक है। नंबर 1 बताओ, नंबर 1 कितना होगा? 1000 जूल 1000 1000 joule, जूल। नंबर 2 कितना होगा? 100 100 joule, 100 जूल, 100 जूल। 10% लॉ है ना। नंबर 4 कितना होगा? 10 जूल, 9 10 900 90 90 जूल। भाई joule, 900 कहाँ से आ जाएगा? जब 100 गया ही उसके पास 100 है, तो 900 कहाँ से एमिट आउट करेगा वो? ठीक है, जो 10 जूल बच गया वो उसका बेसिकली जो है वो बायोमास है। 10 जूल ऑफ बायोमास है ना। अगर ये एपेक्स प्रीडेटर है, और नहीं तो अगर एपेक्स प्रीडेटर नहीं है तो आगे इसको कोई और एपेक्स प्रीडेटर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये एपेक्स प्रीडेटर इसको कंज्यूम कर रहा है। 10 जूल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड हियर, ठीक है। ये जो है 10 जूल, दिस इज बायोमास, एंड दिस बायोमास इज गेटिंग बैक इनटू एनवायरमेंट। और ये कौन भेज रहा है इसको एनवायरमेंट में? कौन भेज रहा है भाई? decomposer. डीकम्पोजर्स। ऑल दीज आर डीकम्पोजर्स विच आर सेंडिंग, है ना। डीकम्पोजर्स की अलग से फूड चेन बनती है जो यहाँ पर हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। और ये कितनी एमिट आउट कर रहा है? 1000 अगर आगे गई है तो 9000 इट्स एमिटिंग आउट, है ना। 100 आगे गई है तो यहाँ पर 900 एमिट आउट होगा। तो यहाँ पर पूरे उसमें जो मार्किंग थी उसमें मिनिमम कहाँ पर है? दिस इज द मिनिमम, नंबर 2। और मैक्सिमम कहाँ पर है? नंबर 3। ये मैक्सिमम है आपका। मिनिमम 4 हो गया। सॉरी, मिनिमम इज 490 जूल, है ना, एंड मैक्सिमम इज 3। ओके सर एक और डाउट था। 1 मिनट, है ना, देख लें सभी, है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, हाँ जी बोलो बेटा। सर टेट्राइटस फूड चेन क्या होता टेट्राइटस फूड चेन इज सेम एज, है ना, टेट्रीओरस, दिस इज सेम एज जो डीकम्पोजर्स की फूड चेन होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपका जो है इट्स समथिंग की जो आपका लीव्स हैं, है ना, उसको टेट्रीवोरस आर ईटिंग। और टेट्रीवोरस को फिर जो है स्मॉल इंसेक्ट्स आर ईटिंग। स्मॉल इंसेक्ट्स को देन समवन एल्स इज ईटिंग। है? मतलब वो डीकम्पोजर का है। हाँ, वो जो डीकम्पोजर वाला पार्ट है वही यहाँ पर आएगा, बट उसको हम जो है फूड चेन में नहीं शो करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स, ठीक है, टेट्रीटिवोरस, these all are not saprotroph, not shown in food chain, ठीक है। अब टेट्रीटिवोरस में बेटा इट्स दे आर ईटिंग, लेट्स से डंग बीटल की बात करेंगे ना, दे आर ईटिंग डंग। वो डंग के लिए वो आप क्या दिखाओगे, वो किस पे फीड कर रहे हैं? देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैरासाइट्स आर आल्सो नॉट शोन इन फूड चेन। डन। चैट बॉक्स में टाइप करो, यहाँ पर एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? एन, चैट बॉक्स। हाँ जी रघुवंश, शांत, सोलर, Sir, N या M? एन, एन।
अब यहाँ पर जिनका गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ है, अब ये एग्जाम में आएगा तब भी गलत होगा ना, फिर नंबर कटेंगे। और क्यों कटेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है। कॉन्सेप्ट तो इजी सा है, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट में। क्लास 6 को बैठ के पढ़ाऊंगा ना तो उनको भी पूरा समझ में आएगा। है इनफैक्ट ये क्लास 6 का ही तो सिलेबस है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, क्या है, कुछ भी नहीं है। बट आप लोग जो है वो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्लास 6 के लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्लास 10th के लिए इट्स इजी इफ यू हैव प्रैक्टिस वंस। प्रैक्टिस ही नहीं की है तो फिर आप आंसर देंगे हर्बीवोरस, एपेक्स प्रीडेटर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये प्लांट को खा रहा है और ये साथ में एक एनिमल को भी खा रहा है ना। अब किसी ने लिखा ओमनीवोरस / हर्बीवोरस, अरे भाई हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस, है ना। आप इसको ये थोड़ा ना आप कह सकते हो कि जब जब प्लांट खा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हर्बी है और बाकियों के लिए ओमनी है, ठीक है। और डीकम्पोजर्स तो बिल्कुल नहीं है ना। फिर तो ये वाला भी होना चाहिए था भाई, अगर डीकम्पोजर बोलना चाह रहे हैं आप तो कुछ। और मैंने आपको अभी बताया कि डीकम्पोजर्स हम फूड चेन में डालते ही नहीं है, ठीक है। और डीकम्पोजर्स की अगर फूड चेन आप इसको बनाएंगे देन वो टोटली डिफरेंट बनती है ना, उसकी बात ही नहीं करते हम, ठीक है जी। यहाँ पर एन जो है वो आपका ओमनीवोरस है, ठीक है। एन जो है वो एपेक्स प्रीडेटर भी हो सकता है, ठीक है। आई एग्री ऑन दैट कि यहाँ पर जो है अगर आप इसको एन को जो है वापस रीड्रॉ कर लें, इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये आपका एन आ गया, ठीक है। कोई मुझे एग्जांपल देगा एन, एन का कोई एग्जांपल दो अच्छा सा। स्नेक। नो, स्नेक इज Bear, नॉट। bear. बियर बियर एपेक्स है ना। बियर, ईगल ईगल बियर जो है नहीं बेटा, ईगल इज रॉन्ग एग्जांपल। बियर इज ओमनीवोरस एंड बियर इज एपेक्स प्रेडेटर। ईगल इज नॉट ओमनीवोरस, ईगल इज कार्निवोरस। ओके सर। ठीक है जी, डन। चलो इस फूड चेन में फटाफट टाइप करो कौन कौन से आपके हर्बीवोरस है। विच ऑल द एग्जांपल्स आर ऑफ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग। रघुवंश का रॉन्ग है, तन्वी रॉन्ग, सभी रॉन्ग आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर नमन। भाई आनिया टाइप करें कौन कौन से PQRST कौन से हैं हमारे, है ना। सिर्फ हर्बीवोर ना, हाँ। हाँ जी, नमन का भी गलत है इनफैक्ट। मेरा ठीक है। पार्थ हुसो इज करेक्ट, अंगद इज करेक्ट। ओके लेट्स सी हियर। हाँ जी, नमन इज करेक्ट नाउ, बट सेकेंड अटेम्प्ट में अगर करेक्ट हो रहा है तो मैं उसमें एग्री नहीं करता हूँ, है ना। एक चीज ध्यान दें, हर्बीवोरस कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं। तो वो सारे बॉक्सेस जहां पर एरो जो है टुवर्ड्स द बॉक्स सिर्फ प्लांट से आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर सिर्फ प्लांट दिखाया हमें कि ये सिर्फ प्लांट को खा रहे हैं। आर का एग्जांपल बताओगे कोई, क्या हो सकता है आर का एग्जांपल। डियर नहीं भाई, हेलो माइक टेस्टिंग यार। डियर फूड चेन बनाओगे तो डियर को लॉयन खा रहा है। कैटरपिलर हाँ जी, कैटरपिलर कैटरपिलर को आगे वो चिकन खा रहा है यार। अरे मैं फूड चेन बोल रहा हूँ जो यहाँ पर खत्म हो जाती है, प्लांट और उसके बाद दैट्स इट, फिनिश्ड, नो मोर फूड चेन टू सब टॉप बियर लेवल। हाँ जी एडविक। सब बियर बियर नहीं, तो बियर जो है बेटा वो दूसरे एनिमल्स को भी तो खाता है बियर, फिर ये बनती है हमारी। The sloth bear. ह्यूमंस आर omnivorous, आई विल नॉट एग्री। सर ब्लू आर व्हेल इज सबसे बेस्ट। एलिफेंट, बेस्ट एग्जांपल इज एलिफेंट। एलिफेंट को कोई नहीं खाता और एलिफेंट वेज के अलावा कुछ नहीं खाता। सर जिराफ हो सकता है। जिराफ, जिराफ का लेकिन हंटिंग होती है बेटा, लायन ईट्स जिराफ, ठीक है। फूड चेन नेवर एंड्स, जिराफ पे एंड नहीं होगी फूड चेन, एलिफेंट पर एंड हो जाती है। सुपर लायन एलिफेंट को भी खाता है। अब बहुत वो रेयर बहुत केसेस रेयर होता है। लेंगे,
हाँ, बहुत रेयर केसेस में तो वो लॉयन जो है वो फिश भी खा जाता है कई बार हंट करके, ठीक है। तो रेयर केसेस यहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो सर किसी ने पांडा भी बोला था, वो भी सही है। हाँ जी, पांडा जो है वेज फिश खाता है पांडा या नहीं? सर वो तो सिर्फ तो बैम्बू only सर सिर्फ खाता है। बैम्बू खाता है। सिर्फ बैम्बू स्टिक खाता है, तो इट्स करेक्ट। सर पर उसका पता नहीं कि उसको कोई और खाता है या नहीं। तो तो जितना चाइनीज खाते हैं। तो वो तो बहुत रेयर चाइनीज केसेस खाता में उसको। है। ठीक है, पांडा का जो हैबिटेट है बेटा वहां पर जो है एपेक्स प्रीडेटर कोई और नहीं है जो उसको खाता है ना। तो इट्स अ कोल्ड रीजन, बट हो सकता है हाँ बिल्कुल वहां पर जो आपका स्नो लॉयन है, मतलब स्नो लिपर्ड्स है वो खाते हैं उसे, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे हर्बीवोरस हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं, आर एंड क्यू, है ना। कुछ स्टूडेंट ने यू लिखा, बट यू आर ईटिंग अदर एनिमल्स, दे आर नॉट हर्बीवोरस, दे आर ओमनीवोरस। पी लिखा है तो पी को भी बेटा क्यू खा रहा है, मतलब पी जो है क्यू को भी खा रहा है, देखो अच्छे से, है ना। सो ओनली 2 herbivores were there। सर यू क्यों नहीं? क्योंकि यू जो है इस इन एडिशन टू प्लांट इट इज ईटिंग टी ऑल्सो, टी तो प्रोड्यूसर नहीं है ना, तो यू ओमनीवोरस हो गया आपका। ओके सर। ठीक है जी, डन। सर WWE की वेबसाइट में पांडास का दिखा रहा है कि वो स्मॉल रोडेंट्स को हंट करता है बहुत ओकेजनली, लेकिन तो तब भी उसको वो हर्बीवोर कंसीडर करते हैं। ओके, तो बहुत ओकेजनली रेयर उसमें अगर कुछ है तो यू कैन अवॉइड इट। सर पांडास तो वाइल्ड में एग्जिस्ट करना ही बंद करते, जितने भी प्रोटेक्टेड हैबिटेट में सारे चाइना में। अच्छा जी, दैट वाज न्यूज़ टू मी। सर सिर्फ चाइना में भी नहीं है सर, और भी जगह है। हम्म, पांडास, रेड पांडा सर रेड पांडास रेड पांडा ऑस्ट्रेलिया। चाइना में है। ओके, सर रेड पांडा तो भी मिलते हैं। चलो विल स्टडी अबाउट पांडास लेटर। सो लास्ट क्लास हम बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो किसी ने मुझे पिरामिड का भेजा था। सो बेटा पिरामिड जो है ना, अपराइट और इन्वर्टेड का डिफरेंस पूछा है। तो अपराइट जो है, दिस इज योर अपराइट पिरामिड, ठीक है, ये अपराइट पिरामिड है। तो आपका जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, एनर्जी पिरामिड। और अगर आप बायोमास का पिरामिड की बात करेंगे, बायोमास, तो बायोमास पिरामिड जो है दैट इज बेसिकली योर मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम और स्क्वायर मीटर, है ना, दिस इज बायोमास। तो बायोमास अगर आप फॉरेस्ट में लेंगे तो फॉरेस्ट में अपराइट पिरामिड बनता है बायोमास का, बट बायोमास दिस इज टेरेस्ट्रियल बायोमास, टेरेस्ट्रियल बायोमास। अब बायोमास अगर आप एक्वेटिक लेते हैं तो एक्वेटिक में हाफ ऑफ द बायोमास आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो कम है, उसके बाद जो है फिश, उसके बाद जो है अदर फिश, है ना। द मेन रीजन अबाउट दिस इज कि यहाँ पर जो टॉप में आपका जो है यहाँ पर है ना, दिस यू हैव गॉट शार्क, शार्क, व्हेल, ठीक है, दीज आर देयर ऑन द टॉप। अब ये जो नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्वेटिक में इन्वर्टेड इसलिए बन जाता है बिकॉज दिस आर बिग इन साइज and have more longevity। तो जनरल बायोमास का जो पिरामिड है दैट विल बी ऑलवेज अपराइट। क्लास 10th तक के लेवल पे विल टेक की बायोमास, बायो नंबर, दिस पिरामिड्स आर अपराइट, ठीक है। एक्सेप्शन अगर आता है तो यू विल से एक्सेप्शन इज बायोमास ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, है ना। एक्वेटिक फूड चेन में जहां पर व्हेल एंड शार्क इज देयर, then you have what inverted pyramid is there। last उसमें we were talking about bio accumulation,
ठीक है. So bioaccumulation is or bioconcentration. ठीक है, हमने लिखी थी इसकी डेफिनेशन. No. हाँ सर. This is accumulation of non-organic and non-water soluble substance in an organism. ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन बेटा जो नॉन ऑर्गेनिक है, दस they cannot be metabolically digested, है ना, we don't have enzymes to break them. ठीक है, non water soluble, so we cannot drain them out by filtering through kidney. ना तो ये किडनी से फिल्टर आउट हो सकते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं है, और ना ही ये डाइजेस्ट हो सकते हैं. बट दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ये हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो आपने इनको खाया तो सही, और ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, और ब्लड के थ्रू दे आर गेटिंग स्टोर्ड इन फैट, ये फैट्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, या फिर ऑर्गन्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं, लीवर जो है वो आपका वहां पर स्टोर हो जाते हैं. And slowly they start getting accumulated. This accumulation is called as bioaccumulation. ठीक है, और अगर जो है ये सब्सटेंसेस जो है ये हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, या फिर दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, देन दे कैन बी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. Substantially large amount of accumulation of heavy metals or toxic compounds can be dangerous and result into biological changes. ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस में विल डिस्कस है ना कि ये टर्म ओरिजिनेट कहाँ से हुई, भाई ये कहाँ से पता चला. तो अगर आपने इफ यू हैव read it, तो बेसिकली जो है ना इन 1940 to 1945 तो यूएसए में मॉस्किटोज एंड योर आपका जो है पैरासाइट्स, ठीक है, एंड बग्स, जो प्लांट बग्स हैं, प्लांट वॉर्म्स हैं, इन सब को एलिमिनेट करने के लिए दे डिड हैवी DDT स्प्रे. काफी हैवी DDT का स्प्रे किया गया. दिस DDT इज बायोलॉजिकली, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय आवर एंजाइम सिस्टम. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम सिस्टम में इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. And then in 1960s they found that pelican or eagles, you know, bird population is declining heavily. और उस स्टडी में then they found कि भाई ये हो क्यों रहा है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है. Then they found that eggs are not hatching. Eggs are not hatching. Eggs क्यों hatch नहीं हो रहे हैं? क्योंकि shell जो है thin है. Shell क्यों thin है? Because birds have
high amount of DDT in their body. And then they studied, and then the term of bioaccumulation and biomagnification came. Okay? They found that the DDT which was sprayed in 1940s, you know, those 4-5 years when it was used heavily, then that DDT was consumed directly or indirectly, that was washed into the nearby lake, and from there it was consumed by small organisms, and those small organisms were consumed by larger organisms, larger or by fish, and those were being consumed by eagle and falcon, and those birds were having maximum amount of DDT in the body. The DDT was getting magnified. ठीक है, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आपका 0.1 mg है, फिर उसके बाद 1 mg हो गया, देन 10 mg हो गया, एंड दिस हाई अमाउंट इन द एपेक्स जो ट्रॉफिकल अपर ट्रॉफिकल लेवल पे है, दैट हाई अमाउंट इज causing the biological changes in the organism. Understood this? What is actually happening here? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी बेटा. ये DDT और कैल्शियम कार्बोनेट जो एग को स्ट्रॉन्ग बनाने उसमें रिलेशन क्या है? बेटा रिलेशन इज कि जो बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, दोज ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. ओके ठीक है जी. सर अगर वर्ल्ड से ह्यूमंस चले गए तो फिर कोई इफेक्ट होगा नेचर पर? दोबारा बोलो. अगर सर अगर बिल्कुल ही ह्यूमंस इरेडिकेट हो गए ग्लोबली तो फिर कोई नेचर पे इफेक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बेटा इफेक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ह्यूमंस आर चेंजिंग एवरीथिंग है ना, लैंडस्केप चेंज कर रहे हैं, सीमेंटेड बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको डिस्पोज करने में इश्यूज हैं, गार्बेज डिस्पोज करने में इश्यूज हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट आर देयर व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर. तो ह्यूमंस आर बिग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है. अगर आप सोचेंगे तो इकोसिस्टम, देखो मेरे घर में ना एक्वेरियम रखा हुआ है बेटा, है ना, उस एक्वेरियम में आई हैव टू चेंज वाटर. यहाँ पर फिल्टर है ना, मुझे फिल्टर जो है वो आई हैव टू गेट इट क्लीन एवरी डे, एंड वाटर नीड्स टू बी चेंज एवरी 14 days. बट अगर मैं 14 days में वाटर चेंज नहीं कर रहा हूँ, देन विद इन 1 month ऑल द फिश इनसाइड द एक्वेरियम विल डाई डाउन. Whereas in case of ponds, lakes, you know, that water is there for hundreds of years, and this it is having thousands of fish. There we need not to change the water, you know, because the perfect ecosystem is being maintained, whereby the water is getting cleaned by small microorganisms or by the sand filters automatically. Now humans are interfering in everything, you know, full system जो है, whether it's if they are forming hotels close to the beaches, they are interfering. Maybe the tortoise population is getting affected. Nature by itself maintain the balance. Humans, when it enters, that balance is destroyed. So humans, tribals living in forest, they are okay. They are not causing any harm to the nature. But we are making plastic, we are making polybags, we are making roads. जैसे ही आपने रोड बनाई तो वाटर जो है वो आपका सीप इनसाइड नहीं हो सकता ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल वाटर इज फॉलिंग, लेक्स वाटर इज फॉलिंग, देन फुल इकोसिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड. ओके सर. तो बायोमैग्निफिकेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, राइट डाउन. इट इज बायोमैग्निफिकेशन और बायोअक्यूमुलेशन डिफरेंट है. हाँ जी, बायो एक्यूमुलेशन एक लेवल पर जो है आपका, अगर कोई कंपाउंड एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन. ठीक है, यहाँ पर मान लो आपका कंपाउंड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है,
एक्यूमुलेट। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज है जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, ठीक है। तो टॉक्सिक है ना, शराब तो दुनिया पीती है बट वो एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही है ना, बट हैवी मेटल खाएंगे तो वो एक्यूमुलेट होगा, वो ड्रेन आउट ही नहीं हो रहा है। तो कौन सी चीज नहीं होती है जो आपका जो है मेटाबॉलिकली डाइजेस्ट ना हो सके, है ना, मेटाबॉलिकली नॉन डाइजेस्टेबल। और दूसरा जो कि फैट सॉल्यूबल होंगी, फैट सॉल्यूबल, और लिपिड सॉल्यूबल, लिपिड इज सेम एज फैट, है ना। अगर वाटर सॉल्यूबल है तो ये मेटाबॉलिकली ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एंड इट इज फैट सॉल्यूबल, इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी, ठीक है। टिश्यूज में, फैट में, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और ये एक्यूमुलेशन जो है, दिस इज नाउ लेट्स से दिस इज 0.001%, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल 1 पर जो ऑर्गेनिजम्स फूड खा रहे थे वो स्लाइटली पॉल्यूटेड थे और वो खुद थोड़े से ज्यादा पॉल्यूटेड हो गए। फिर ट्रॉफिक लेवल 2 वाले जो खा रहे हैं उनका फूड जो है ट्रॉफिक लेवल 1 वालों से ज्यादा पॉल्यूटेड है, समझ रहे हैं। ट्रॉफिक लेवल 3 का फूड जो है वो और ज्यादा पॉल्यूटेड है, एंड ट्रॉफिक लेवल 4 का फूड जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो दिस इज मैग्नीफाइंग, है ना, आपका जो कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, दोज आर गेटिंग मैग्नीफाइड, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है जी। Yes, sir. So what is biomagnification? It is accumulation of toxic compound नहीं, 1 minute. So biomagnification is increase in concentration of toxic compounds from one trophic level to upper trophic level of a food chain or food web. So we have diagrams in this chapter. Come again? So we have diagrams in this chapter. नहीं बेटा, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। डायग्राम इन द सेंस कि आपको फूड चेन वगैरह ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, फूड वेब, बट आप वहाँ बैठ के यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ फ्रॉग एंड स्नेक, है ना। फ्लो चार्ट आएगा बस, या फिर पिरामिड बनाने के लिए आएगा, Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर लिख लें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो एम्प्लीफिकेशन। डन। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो गार्बेज, पता नहीं 10th लेवल पे यार गार्बेज क्यों पढ़ाने के लिए बोलते हैं, क्लास 6 में ही बहुत था।
क्यों बोलते हैं भाई गार्बेज बनाने के लिए? सर एक एडिशनल चैप्टर डालना होता है ना बायो में। Just coding for the Thassa paper. Garbage and waste management is practically one of the most important issues. ठीक है, so it's like a reminder to you, है ना, again and again आईटी and में भी again. दिया हुआ है ये टॉपिक, आईटी में भी दिया हुआ है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से देखो एवरी डे एवरी हाउस होल्ड, है ना, आप किचन का वेस्ट देखें या फिर आप जो अमेजोन के बॉक्सेस थ्रो कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक रहे हैं, ठीक है, तो एवरी डे मे बी अबाउट आई विल से every household generate 5 kg of waste every day, है ना, और every individual का ले लें तो every individual is generating 1 kg of minimum waste, है ना. I am not talking about जो रेस्ट रूम में वेस्ट जनरेट कर रहे हो, नो, जस्ट जनरल गार्बेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. तो दिस क्रॉस आपका जो इन डेली की पॉपुलेशन है ना, दैट्स 2 करोड़, दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ डेली, है ना. इतना वेस्ट जो है बेटा रोज जनरेट हो रहा है, 6-7 zeros, no, this much waste is generating every day. This is what 2 million 20 million tons, 20 million ton of waste. और ये वेस्ट अगर आप अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे तो एवरी ईयर जो है दिस इज 6000 टन्स ऑफ वेस्ट सिर्फ दिल्ली जनरेट कर रहा है ना. और दिल्ली के उसमें आप बाईपास पे जाएंगे ना, तो बाईपास पे यू विल सी बिग माउंटेन ऑफ वेस्ट. तो दिस वेस्ट इज अ हेडेक यार. अगर इसको ढंग से आप मैनेज नहीं करेंगे तो मैनेज करने में जो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द मैनेजमेंट बाय एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअली आप वेस्ट कम जनरेट करें. इंडिविजुअल लेवल पर जो चेंज आएगा तो वो ओवरऑल लेवल पर बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा ना. समझे, इंडिविजुअली आपने 1 kg की जगह बाय मैनेजिंग इट इफ यू आर जनरेटिंग 0.8 kg ऑफ वेस्ट एवरी डे, तो 20% वेस्ट तो आपका ऐसे ही कम हो गया, है ना. तो दैट्स व्हाई दे कीप ऑन ब्रिंगिंग दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. सो जो वेस्ट है बेटा दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कौन सी हैं 2 कैटेगरीज? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ये आपका जो है दिस इज योर ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना. ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपका कौन सा वेस्ट है यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ किचन वेस्ट, जो किचन में से आपका वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से चीजें बनी है ना. इफ आई टॉक देन न्यूज़पेपर, ठीक है, और नॉर्मल टिश्यूज आर देयर, ठीक है. और बता सकते हैं आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच आर मेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, कॉटन इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज समथिंग विच इज मेड आउट ऑफ लैब, है ना. इफ विल टॉक विल से सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेटा इट्स बिकॉज ऑफ प्लास्टिक विच इज बीइंग यूज्ड. तो इलेक्ट्रॉनिक, सर वन ऑफ माय नेबर्स व्हिच synthesized rubber, normal rubber जो है that is biodegradable, but once you synthesized it then it's non biodegradable, है ना. then you have got pesticides, ठीक है, DDT, these are all non biodegradable waste. ठीक है, अब इसमें बस डायरेक्ट क्वेश्चन वाली बात है. आपका पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, harmful effects or negative effects of non biodegradable waste. harmful effect सिंपल है ना, फास्ट लिखेंगे. तो पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है भाई? ये डीजनरेट तो हो नहीं रहे हैं. हाँ जी,
सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका सॉइल में व्हेन दे एंटर इट, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस फर्टिलिटी। प्लस अगर ये आपका सॉइल में एंटर कर रहे हैं तो दे रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन, water absorption of soil है ना, plastic bags that will reduce the water absorption. What else? भाई ये गार्बेज है डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, अगर डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है तो ये आपका जो है सराउंडिंग, हाँ ब्यूटी, ठीक है, आपका जो आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसकी सब ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो है दे स्टे, दे आर नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड, है ना। डीडीटी वगैरह जो है इनका जो इफेक्ट है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। अगर आप बात करेंगे जो नेट है, नाइलॉन नेट, ठीक है, पॉली बैग्स, ठीक है, और आपका ठीक है, दिस ऑल आर getting eaten by organism and destroying their health. सर इसमें हम वाटर और एयर पोल्यूशन भी लिख सकते हैं ना? एयर पोल्यूशन कैसे होगा, वाटर पोल्यूशन तो ठीक है। सर रबर को अगर जला दिया तो फिर? तो जला दिया तो उस वजह से हो रहा है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस पर हम पहले बात कर रहे हैं। तो ये नेट और पॉली बैग्स ना ये बहुत कॉमन है। इफ यू चेक आउट इंटरनेट है ना, यू पुट गार्बेज काउ स्टमक है ना, ये 3 वर्ड डालो, यू विल गेट सो मेनी पिक्चर्स वेयर दे हैव ऑपरेटेड ऑन द स्ट्रीट काउ एंड दे हैव फाउंड 8 to 10 kgs of plastic in their stomach, and because of that they are not able to eat and they were unhealthy and they have lost the life. ठीक है, नेट में जो है आपका जो है नेट गेट्स एंटेंगल्ड, ठीक है, जो आपका जो टॉर्टोइज हैं, जो सी एनिमल्स हैं, वो नेट में एंटेंगल हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्विम एंड दे लूज देयर लाइफ। तो नेट की वजह से जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं getting entangled and losing life, ठीक है। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ठीक है, व्हेन देयर इज अ रेन वाटर इज फॉलिंग बेटा, तो ये जो वेस्ट एंड दिस वेस्ट प्रोड्यूस acid and this acid enters into soil and they pollute groundwater. ठीक है जी, सर रिटर्न सर रिटर्न। ओके। ये जो है दिस बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लैंडफिल एरियाज है ना, जो आपका बाईपास पे, डेली बाईपास की हम बात कर रहे हैं, तो लैंडफिल एरियाज में व्हेन इट्स रेनिंग इज देयर देन द वाटर गेट्स ड्रेन्ड इन द ग्राउंड है ना, पॉल्यूटेड वाटर, एंड दैट्स कॉल्ड एज लेचिड, एंड दिस पॉइजन ग्राउंड वाटर। सर उन लैंडफिल एरियाज का होता क्या है?
बेटा एक्चुअल उसमें देखो होना क्या चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो प्लान आउट करती हैं, है ना। प्लान आउट में देखो वो क्या, जैसे ये आपका पहले तो दे डग आउट अ पर्टिकुलर soil and they check out the soil quantity which is there underneath, and then they fill this landfill area, मतलब इसको fill up करते हैं, वो वैली रीजन्स भी मार्क आउट कर लेते हैं, ठीक है, और इनको ये fill up करते रहते हैं, और fill up करने के बाद then they put a 1 meter soil layer on top of it, इसके ऊपर 1 मीटर की soil layer डालते हैं, ठीक है, sometimes more, and then they grow plantation on it, ठीक है, and this area is being marked in the record that it's a landfill area. तो वो मार्किंग के हिसाब से जो है then they keep on checking the quantity inside. तो लैंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है they degrade, they take time, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो प्लास्टिक है बेटा that takes about 100 to 300 years. बाकी सारी जो वेस्ट है they take somewhere between 2 years to 20 years to degrade. तो दे से ऑन एवरेज जो है 20 years time, in 20 years time this biodegradable waste will degenerate itself, and that's how they are managing it. तो यहाँ पर जो है they put a ban on digging, है ना, वो बैन कर देते हैं digging के लिए, ban on digging for 20 years. 20 years के बाद जो है you can dig it, you want to have buildings erected on top, है ना, everything is allowed. बट ये फॉरेन का आई एम अवेयर ऑफ, है ना, इंडिया में तो बट कर रहे हैं अभी, नाउ दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन दिस, स्पेशली रिसेंटली 2 years back, not 2 years, 1 year back, DDA has put this key, you have to separate wet waste and dry waste, you know, wet is your kitchen waste is there, dry is your other wastes are there. So by this they are taking out, तो उसमें एक बेनिफिट क्या है कि वेट वेस्ट जो है वो देन दे आर डूइंग वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ इट, वर्मी कंपोस्टिंग, तो वर्मी कंपोस्टिंग से दिस वेस्ट इज रिड्यूसिंग, प्लस ड्राई वेस्ट जो है वो भी डैमेज नहीं हो रहा है। ड्राई वेस्ट जो है इंडिया में देन इट गेट्स सेग्रीगेटेड, ठीक है, जो रैग पिकर्स हैं दे सेग्रीगेटेड एंड देन दे आर डंपिंग इट। अब कहने के लिए इंडियन सिस्टम को कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट द फैक्ट इज कि इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। एक 10 kg का जो वेस्ट, पहले तो देखो यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए में 1 person एवरी डे इज जनरेटिंग 10 kg वेस्ट, इंडिया में 1 person is every day generating comparatively 3 to 4 kg waste. That's one part. Second is in USA, out of this 10 kg, only 0.1 kg get recycled. That's it. And 9.9 kg they have to use it for landfill. In India, out of this 3 and 4 kg, 2 kg, 50% get recycled. And तो वो वेजिटेबल कंज्यूम नहीं करते ना। नहीं, ये तो मैं सिर्फ ड्राई वेस्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, वेट वेस्ट तो दोनों ही में अब वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है। वेट वेस्ट इज योर बायोडिग्रेडेबल ना, उसकी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी, प्रॉब्लम किसकी है, ड्राई वेस्ट की। अब फॉरेन में जो है दे यूज लॉट ऑफ पैकिंग मटेरियल, अब हम तो क्या बाहर जो है ठेले वाले से सब्जी खरीदी आ गए, वहां पर तो वो बॉक्स खरीदते हैं ना, है ना, 6 एप्पल का एक बॉक्स होगा, बॉक्स मतलब कार्टन होगा, उसमें फिर पेपर रैप्ड होंगे, तो दैट्स हाउ दे आर यूजिंग मोर रिसोर्सेज। यस सर। और वहां पे रिसाइकलिंग के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो रिसाइकलिंग है, ऑलमोस्ट जीरो रिसाइकलिंग। जबकि इंडिया में जो है आप कबाड़ी वाले को बुलाकर यू कैन सेल ऑफ द स्क्रैप, देयर यू हैव टू कॉल समवन एंड पे टू पिक अप द स्क्रैप। ठीक है, दैट डिफरेंस इज देयर, बट foreigners they project as if you know India is doing lot of pollution when they talk about carbon emission कि इंडिया में बहुत सारे कोल प्लांट्स हैं,
फैक्ट गोज इज कि जितना कोल एमिशन जो है यूएसए ने किया है वे बैक, है ना, फॉर 40 इयर्स, तो इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है उसके कंपेरेटिवली, पार्शियल एंड मतलब इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। प्लस एनी पॉल्यूशन विच इंडिया इज डूइंग हैज टू बी टेकन डाउन पर पर्सन ना। आप ईच कंट्री के हिसाब से आप पॉल्यूशन कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, कंट्रीज का साइज बड़ा है छोटा है, तो यू हैव टू मेजर इट पॉल्यूशन पर पर्सन, पर कैपिटा, और पर कैपिटा जो पॉल्यूशन है उसमें इंडिया कम्स वे डाउन इन द लिस्ट। चलो जी, बट स्टिल इट्स आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल। तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल के हार्मफुल इफेक्ट से, है ना। नाउ वी हैव गॉट गार्बेज मैनेजमेंट इज देयर। तो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में यू हैव गॉट 3 hours आर देयर, which now they say are 4 hours. So these 3 hours, first hour is reduce. You have to reduce the waste at source at home. ठीक है, सोर्स मीन्स ऑफिस वगैरह या जहां पर भी है, आपको कम से कम वेस्ट जनरेट करना है, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल। तो मैक्सिमम रिसाइकल कैसे हो सकती है बेटा? वन वे विच यू कैन डू एट योर लेवल इज, आप जो पेपर्स हैं उनको डस्टबिन में मत डालें, ठीक है। एक कार्टन रखें, छोटा मोटा जो भी पेपर है ना। कई बार क्या होता है, एक बिल आया, पे हो गया, फाड़ के फेंक दिया, कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंका। वो डस्टबिन से कहाँ जा रहा है? गार्बेज में जा रहा है, गार्बेज से लैंडफिल में जा रहा है। तो बेटर है यू हैव वन डेडिकेटेड ड्रॉर और अ कार्टन बॉक्स, whatever paper is generated, every time you put that paper in that basket, है ना, single paper, put that in the basket. So you will find within a month you are basically saving about 2 to 3 kg of garbage. कार्टन बॉक्स को भी ऐसे ही मत फेंकें, है ना। जो भी पेपर और कार्टन प्रोडक्ट है उनको आप सब स्टोर करें एंड लेटर ऑन सेल इट टू द स्क्रैप डीलर। Third one is reuse, you know, try to reuse the things as much as possible so that the garbage is reduced. So these two are linked together, है ना। आप जितना reuse करेंगे उतना ही, basically reduce बोल रहा है कम से कम चीजें यूज करें, और reuse कह रहा है कि आप चीजों को बार बार दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। That's reuse is there. And लास्ट वन, दिस फोर्थ वन है ना, ये आपके उसमें गिवन नहीं है। सो दिस इज रिकवर, ठीक है। रिकवर ये स्पेशली आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो आपका हैवी मेटल्स हैं वो सब रिकवर करते हैं। रिकवरी ऑफ मेटल्स, दिस इज वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। आप वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट ब्रांच आएगी दैट इज वेस्ट डिस्पोजल। सर एक रिफ्यूज भी होता है ना? हाँ जी, रिफ्यूज भी होता है एक और। रिफ्यूज, हाँ रिफ्यूज 5 hours होता है। बेसिकली आप रिड्यूस करते हैं बाय रिफ्यूजिंग, ठीक है। तो अब फिर वो बस कहने के लिए बढ़ा रहे हैं ना, रिड्यूस कर रहे हैं बाय रिफ्यूजिंग। आप प्लास्टिक को रिफ्यूज कर दें, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज कर दें, तो बेसिकली आर रिड्यूसिंग आल्सो, है ना। वेस्ट डिस्पोजल, तो वेस्ट डिस्पोजल एक तो हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज लैंडफिल। दिस इज कॉमन वेस्ट डिस्पोजल इज देयर, ठीक है। बट लैंडफिल हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस आर देयर, ठीक है। कितना लैंडफिल करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, कंट्रीज, ठीक है। गार्बेज मैनेजमेंट में सिंगापुर इज नंबर 1, छोटी सी कंट्री है बट दे मैनेज द गार्बेज, नो लैंडफिल एरियाज आर देयर, है ना। सेकंड इज यू, जो आपका फार्मर्स करते हैं, दे बर्न देयर एग्रीकल्चरल वेस्ट, है ना। और फिर दिल्ली में जो है विंटर्स में इट कॉज हेल लॉट ऑफ chaos and pollution,
एंड लास्ट वन इज इंसिनरेट। जो आपका बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, जो आपका पैसेंजर शिप्स होते हैं, तो वहाँ पर टन्स ऑफ गार्बेज जो आपका जनरेट हो रहा है ना, फुल वॉयज इज ऑफ 1 मंथ, अब 1 मंथ में इतना सारा गार्बेज जनरेट हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल वो तो आपने ठीक है डाल दिया आपने सी में, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको आप इकट्ठा करते रहेंगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग फॉल स्मेल, तो देयर दे यूज इंसिनरेशन, ठीक है। बट दिस इज नाउ यूज्ड effectively in big cities also, and from by incinerating waste they generate electricity. But यहाँ पर जो है this process is not very easy because you have to take out plastic, you cannot burn rubber, you cannot burn, है ना, someone which will generate toxic gases, you cannot burn it. सर क्या होता है इंसिनरेशन में? बेटा इंसिनरेशन में जो गार्बेज है वो एक क्लोज चैम्बर में हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर इज एट 400 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, तो वेरी हाई टेम्परेचर पे दे बर्न द गार्बेज। तो उसमें आपका मान लो कोई अगर मेटल पीस भी है तो वो मेल्ट होकर जो है देन इट स्क्वीज डाउन टू स्मॉल पार्ट, तो आपका जो गार्बेज है दैट टर्न्स इनटू व्हाट गैसेस प्लस एशेस। तो एश जो है दैट ऑक्यूपाइज 1% ऑफ नॉर्मल गार्बेज स्पेस, और फिर उस एश को जो है दे पुट इट इन लैंडफिल। ओके सर। ओके सर। सर छोटे साइज के भी इंसिनरेटर्स होते हैं? हाँ जी, सोसाइटीज में भी इंसिनरेटर्स होते हैं। अब जो नई एनवायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटीज बनती हैं दे हैव इंसिनरेटर्स। सर मैंने एक देखा था डॉक्टर के पास, एकदम छोटे से डब्बे साइज का था, वैक्सीन लगाने के बाद उन्होंने उसकी नीडल को उसमें डाला और जला दिया। हाँ, those are your doctors are using for biomedical waste, ठीक है। तो वो आपका इलेक्ट्रिकल इंसिनरेटर रहा होगा, है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू बर्न आउट नीडल्स। ओके। चलो जी, सो ये गार्बेज वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया, है ना। दिस इज वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट चैप्टर फॉर मी। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइंस क्लास ज़्यादा रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा स्केयर हो रहे हैं साइंस के चैप्टर्स को लेके। पीरियोडिक टेबल विल डू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप 11th में केमिस्ट्री लेंगे तो 11th में भी एग्जैक्टली सेम चैप्टर सेम कंटेंट विल बी देयर। सर आप ना एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे ले लीजिएगा सर, कोई नहीं पढ़ा रहा, स्कूल में ही मना कर दिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड पढ़ना क्या आपको, अगर आपको पढ़ना है तो 11th की बुक उठाएं, उसमें जो है आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको सर अब लेकर ऐसे पढ़ के समझ नहीं आ रहा ना। पी ब्लॉक एलिमेंट उठाकर पढ़ो तो फिर समझ में बेटा, क्योंकि वो आप स्केल ही ऊपर लेकर जा रहे हैं ना आप। नहीं सर, ट्रांजिशन डी ब्लॉक आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं वो पूछेंगे तो दैट आई विल कवर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या फिर मतलब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और व्हाट प्रॉपर्टीज दे हैव, दैट इज ओके। बट एज सच ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो पूरा अलग चैप्टर बन गया वो फिर, और चैप्टर मतलब 15 दिन का चैप्टर है फिर वो। ओके ठीक है। आप नॉमेनक्लेचर की क्लास कब रखोगे? हाँ, नॉमेनक्लेचर बची हुई है, एलसी है ना, एल की 1। एंड वन थिंग इज नमन, आप बेटा फिजिक्स किन टीचर से पढ़ रहे हैं? सर मेरे अनुज? पापा के एक फ्रेंड है, वो ही लेते हैं। अनुज सर नाम है ना उनका? अनिल सर। अनिल सर, ओके ठीक है भाई। अगर कोई अनिल सर ही इज टेकिंग फिजिक्स, है ना, और मुझे राज सर ने बताया ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, एंड anyone who is interested to attend classes with him, just send me a message, I'll forward his number to you. And अगर एक ग्रुप फॉर्म होगा तो शायद वो ग्रुप बना लें आपका, है ना। बट आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग ओनली दोज टीचर्स हु आर एक्सीलेंट, है ना। तो मेरे पास जो फीडबैक है इज वेरी गुड फॉर हिम। तो सर कौन सी, मतलब 10th का ही होगा? नहीं, 11th बेटा, 11th फिजिक्स। 10th तो मैं ले ही रहा हूँ आपका। अच्छा ओके सर। 11th फिजिक्स मतलब 11th से जाने से पहले जो दो अभी है महीने उसमें पढ़ाएंगे? खाली उसमें नहीं, फुल टेन्योर में। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आप फिटजी वगैरह जहाँ पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में
यूजुअली जो है ना पैरेलल में ये जो क्लासेस होती हैं दिस आर एक्सीलेंट क्लासेस, ठीक है, मतलब उससे ना चीजें रिवाइज हो जाती हैं। तो जैनी दीदी जो है वो रेजोनेंस में वो क्लासेस ले रही हैं फिजिक्स की पैरेलल, है ना, तो दैट पार्ट इज हियर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू वांट टू डू फॉर 2 मंथ्स ऑल्सो, आप बात कर लें उनसे, है ना। तो मैसेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट दे वर सेंडिंग मी मैसेज कि सर फिजिक्स गुड टीचर प्लीज टेल मी, तो दैट इज हियर। सर करिकुलम शुरू हो चुका है क्या 11th का? Naman is already taking 11th classes with him. सर तो शुरू हो चुका है, वेक्टर और काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट डन है। ओके, तो आप में से अगर कोई करना चाहता है तो he will give that backlog classes करके then he will do it, है ना, but not for 1 or 2 months I think, है ना, he will enroll for full year। ओके ठीक है जी, चलो कोचिंग्स बता दो, हाँ जी। कोई कोचिंग्स रेकमेंड कर दो। कोचिंग सेंटर अगर आप फिटजी द्वारका में इंटरेस्टेड नहीं है तो VMC प्रीतमपुरा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, एक्सीलेंट क्लासेस, व्हाट दैट फीडबैक आई हैव। और अगर आप VMC और फिटजी इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आप CBSE वाले लेवल पे करना चाह रहे हैं और अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो एपिटॉम नजफगढ़, है ना, यहाँ से जैनी दीदी भी कर रही हैं। These 3 are there। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, my father is looking for institutes which prepare students for aviation, commercial aviation exams. कमर्शियल एविएशन एग्जाम, तो बेटा यहाँ पर सेक्टर 7 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay, thank you, sir. सेक्टर 7 रामफल चौक पर जाएंगे तो वहाँ पर यू विल फाइंड होर्डिंग बोर्ड्स आर देयर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग वन, है ना। यूजुअली 80% आर फ्रॉड इंस्टीट्यूट, 20% आर जेन्युइन। Okay, sir. Thank you, sir. चलो जी, थैंक यू सर, बाय सर। मैथ्स में कौन सा वेलकम। चैप्टर शुरू करोगे? हाँ जी तमनजोत, मैथ्स में कौन सा चैप्टर शुरू करोगे मंडे को? मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सर। ठीक है जी, बाय बाय। तो एपी एंड ट्रिगो भी ले एक बार। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो तो कुछ भी नहीं है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर एपी ले लेंगे। यस यस सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। जी की साउथ दिल्ली ब्रांच कैसी है? कौन सी बेटा? फिटजी की साउथ दिल्ली वाली। एक्सीलेंट है, काफी अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है, तो देन आई विल सजेस्ट आप फिटजी द्वारका ही करें फिर तो, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, और दोनों में वही चीज है, मतलब 20% आर एक्सीलेंट टीचर्स, थोड़ा सा चांस की लक की बात है, एंड 50% आर गुड टीचर्स आर देयर, और फैसिलिटीज अच्छी हैं, सिर्फ ओनली ड्रॉबैक इस चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लेते हैं।